गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है? बच्चों यस सर। ठीक है बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ रह गए बाकी बच्चे आज? स्क्रीन तो विजिबल है ना बच्चों आपको? यस सर। चलिए ठीक है, करते हैं स्टार्ट फिर। एक बार कुछ बच्चे और जुड़ जाएं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए, तो बच्चों कल हमने बात की थी कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। बेसिकली दो टाइप के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स को अगर सिंपली हम बात करें तो वो फोर्स जिसके अगेंस्ट वर्क करने पे वो वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के किसी हाइट तक लेके जाओगे तो यू डन द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो वर्क वहां पे एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। किसी स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो वहां पे भी हमने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, तो वो भी उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो दीज टाइप ऑफ फोर्स, जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने से अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है तो वो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो जाते हैं। जनरली इन कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, या फिर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे बच्चों, यस और नो? यस। तो उसके अलावा बाकी हम बात करें कि ये तो थे हमारे कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन देखें तो द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx। क्या हो जाएगा बच्चों ये? इट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ du बाई dx वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x। और ये जो हमने फॉर्मूला दिया, ये दिया है वन डायमेंशनल मोशन के लिए। अगर यहाँ पे हमारे पास अगर वन डायमेंशनल मोशन है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी x के साथ चेंज हो रही है, तो इस केस में जो फोर्स हो जाएगा इट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ du बाई dx। अगर हम थ्री डायमेंशंस की बात करें, इन थ्री डायमेंशंस, इन थ्री डायमेंशनल मोशन, एक्चुअली फोर्स के बारे में बात करें, अगर फोर्स हमारा थ्री डायमेंशनल है, ये रिलेशन था फॉर वन डायमेंशनल फोर्स। In for three-dimensional force, the force F will be equals to minus times of du by dx I cap minus du by dy j cap minus du by dz k cap। अगर कोई थ्री डायमेंशनल फोर्स है
और उस फोर्स के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किससे दी जाएगी बच्चों? वो फोर्स उस पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेटेड रहेगा? F इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स आई केप माइनस डी यू बाई डी वाई जे केप माइनस डी यू बाई डी जेड के केप से वो दे दिया जाएगा। बच्चों अगर इसे हम ध्यान से देखें तो जो फोर्स है, क्या मैं सिंपली कह सकता हूं कि द कंजर्वेटिव फोर्स फोर्स इज द नेगेटिव रेट ऑफ या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ फोर्स इज rate of decrease of potential energy, rate of decrease of potential energy with respect to x, yes or no बच्चों? rate of decrease of potential energy with respect to x, क्या यही है फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज? इसको क्या पढ़ेंगे हम? F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स को क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? Yes, sir. यस। चलिए, फोर्स की तो हमने बात कर ली कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? द फोर्स, द कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स इन, द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस डायरेक्शन में ये कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा बच्चों? में सा जिस डायरेक्शन में हमारी पोटेंशियल एनर्जी, एक्स की डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उस डायरेक्शन में ही हमारा कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा। सो द कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ, एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली हमें पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना था, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली। मैग्नीट्यूड आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स और डायरेक्शन आ जाएगी कि जिस डायरेक्शन में हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से हम सीखते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। जैसे बच्चों हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, कि कोई भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है? कुछ याद है आपको? जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू 6x² प्लस 6x, तो इस फंक्शन का अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हम क्या करते थे? इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर देते थे। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिल जाती थी, x1 एंड x2। फिर डबल डिफरेंशिएशन करते थे। डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो वो क्या मिलता था हमें? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा? Minimum. मिनिमा। चलिए, डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 था, x की जिस वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 था, इट वाज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड जहां पे ये लेस देन 0 था, इट वाज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बच्चों ये ऐसी बात हमने की थी कब? जब किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक डिस्टेंस डिपेंडेंट फंक्शन हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस डिपेंडेंट फंक्शन हमें मिल जाएगा। अगर उस डिस्टेंस डिपेंडेंट फंक्शन का मैं नेगेटिव टाइम्स डिफरेंशिएट कर दूं, डी यू बाई डी एक्स कर दूं, तो बच्चों में क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा, हाँ या ना? भाई फोर्स को क्या लिखा है हमने? माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आपको मिल जाए तो उसका डिफरेंशिएशन करके आप फोर्स निकाल सकते हो। यस और नो? यही लिखा है, एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। बोलिए हाँ या ना? बताइए बच्चों। Yes, sir. Yes. चलिए, तो यहां से हम सीखेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम, देखो बच्चों,
कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पे रखी हुई है, या तो वो रेस्ट कंडीशन पे है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, या तो वो रेस्ट कंडीशन पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चीज जरूरत है, उस पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो इन ऑर्डर टू हैव इक्विलिब्रियम। यस और नो? Yes, sir. यस। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के हो सकते हैं बेटा। दो टाइप के कौन कौन से? एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हम बात करेंगे अभी तक केवल और केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि कोई बॉडी भी कोई ट्रांसलेटरी मोशन ना करे, और कोई बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन ना करे तो उस पे जो नेट फोर्स होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। यस और नो? फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, F should be equals to जीरो। F इक्वल्स टू जीरो कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस डी यू बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू जीरो। यस और नो? भाई फोर्स क्या आता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स हो गया, हाँ या ना? बोलिए बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। समझ में आ रहा हो तो हाँ या ना बता दिए, अगर कोई भी बच्चा बता दो एक बार, है ना? तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमें चाहिए तो क्या होना चाहिए, द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शुड बी जीरो। अब बच्चों जो इक्विलिब्रियम होता है ना, वो तीन तरीके का होता है। इक्विलिब्रियम तीन तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड होता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहां पे लिख देता हूं मैं थर्ड वन को। थर्ड वन होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो ये चीज क्या है, जैसे हम बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की, कि डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दो, तो कोई भी मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है यू एक्स, इस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को इक्वेट कर डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वेट करूंगा, तो बच्चों एक्स की कुछ वैल्यू मिल जाएगी हमें। यस और नो? यहाँ पे पोटेंशियल Yes, एनर्जी को sir. डिफरेंशिएट इक्वेट करूंगा जीरो के, तो दो वैल्यू मिल जाएगी, x1 या x2। अब एक वैल्यू के लिए जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू के लिए मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम होगी, एक वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो बच्चों अगर जो डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन डी यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर इट इज लेस देन जीरो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, देन इट विल बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ये जीरो के बराबर है, डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो स्टेबल के लिए डेल डबल डिफरेंशिएशन है जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए किसी वैल्यू के लिए। अगर ये लेस देन जीरो है तो क्या होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर ये जीरो के बराबर है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। चलिए, जब डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आता है तो उस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट शुड बी मिनिमम। यस और नो? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। चलिए, फर्दर अगर हम बात करें कि डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में
रहेगा बच्चों। क्लियर है बात? मेनली हम दो ही बातों पे फोकस करेंगे, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल के लिए पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, अनस्टेबल के लिए पार्टिकल की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। चलिए इसको हम चेक करते हैं, स्टेबिलिटी को चेक करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। चेकिंग ऑफ स्टेबिलिटी। मान लीजिए बच्चों हमारे पास दो बाउल है, कुछ एक इस तरीके से है, हमारे पास दो बाउल है। दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखे हुए हैं। एक को मैंने रख दिया है उल्टा और एक को रख दिया है सीधा। ठीक है बच्चों? तो पहली कंडीशन किसी भी, हाँ बोल, क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ बोल रहे थे बेटा आप? हाँ सर। तो दो बाउल है, एक को मैंने उल्टा रख दिया है, एक को सीधा रख दिया है। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए फोर्स क्या होना चाहिए? फोर्स शुड बी जीरो। सबसे पहली बात कि नेट फोर्स जो होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए वो जीरो होता है। तो यहाँ पे मैं किसी पार्टिकल को अगर यहाँ पे रख दूं तो क्या वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो सकता है? यहाँ पे रखा जा सकता है, बिल्कुल। आप किसी बाउल के ऊपर टॉप पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल को रेस्ट कंडीशन पे रख सकते हैं, यस और नो? यस सर। यस। या तो यहाँ पे रख सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं। इन दोनों पोजीशन पे बाउल को आपने एक बोल को इस बाउल के ऊपर या इस बाउल के अंदर रेस्ट कंडीशन पे रख दिया है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, जैसे ही ये क्या हो गई, इसको मैं मान लेता हूं इस बाउल के लिए ये हो जाएगी मीन पोजीशन, ये हो जाएगी इसकी मीन पोजीशन। और इस वाले केस में जो मीन पोजीशन हो जाएगी ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है और ये रेस्ट कंडीशन पे है। अब मैं क्या करूंगा, इनको स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा, इनको स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा। मान लेते हैं फर्स्ट केस में अगर मैंने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसको मीन पोजीशन की तरफ लगेगा या मीन पोजीशन से दूर लगेगा बच्चों? जैसे मान लीजिए इस बाउल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया मैंने, यहाँ पे लाया, यहाँ पे जब मैं लाया तो इस पे ग्रेविटी फोर्स लगेगा, यस और नो? यस और सर। और ग्रेविटी मान लीजिए वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो इस ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इसे इधर की तरफ लेके जाएगा, यस और नो? mg sin थीटा मान लेते हैं, ये कंपोनेंट इसे मीन पोजीशन से दूर लेके जा रहा है, यस और नो? यस सर। यस। चाहे इसे आप लेफ्ट में पुश करें चाहे राइट में पुश करें, लेफ्ट या राइट दोनों में से कहीं भी आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो मीन पोजीशन से अवे लग रहा है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मैं लिख देता हूं कि जब फोर्स फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन बोल दो या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दो बच्चों। अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस लेवल मानूं तो किस केस में, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में, किस केस में पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और किस केस में पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है? ये ग्राउंड मेरा रेफरेंस लेवल है, बताइए। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और अगर mgh के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये ग्राउंड लेवल देखा जाए तो फर्स्ट केस में जब बॉडी जो थी वो
बाउल के ऊपर रखी हुई थी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है बच्चों? So in case one. इन केस वन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल किस कंडीशन में होगा, कौन से इक्विलिब्रियम में होगा बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आई बात? पार्टिकल क्या है? पार्टिकल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रख रहा है, इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब हम इसे इसकी मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर चल जाएगा, वापस कभी लौट के नहीं आएगा। फर्दर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जब मैं इसको स्लाइटली इधर पुश करूंगा तो क्या वेट का कंपोनेंट इसे वापस मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा बच्चों? Yes, sir. यस। तो और इस केस में, सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है, ठीक है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और जब मैं इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन तो क्या करेगा, फोर्स इसे वापस अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे ले आएगा। ओके बच्चों? द फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यस और नो? Yes, sir. यस। तो ये थी बच्चों हमारी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। चलिए, तो ये तो हो गई मेरी बाउल के लिए बात। स्प्रिंग के केस में देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और इससे एक स्प्रिंग सिस्टम कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। ये स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है। अब मान लीजिए ये एक मास इससे कनेक्टेड है बच्चों, ये एक एम मास इससे कनेक्टेड है, और ये एम मास इस मीन पोजीशन के अबाउट, ये एम मास इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे आ सकता था ये, और ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी ये। दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही, चलिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों कि जब मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ आ जाऊंगा तो इस कंडीशन में, इस पोजीशन पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मैक्सिमम होगी बच्चों? बताइए। ये मीन पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेस कर रखा है यहाँ पे, तो इस केस में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। यस और नो? और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल अनस्टेबल कंडीशन में होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से इसे डिस्प्लेस करूंगा ये दूर हो जाएगा। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, कोई स्ट्रेस नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी या मिनिमम है। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे लाने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस। तो इस तरीके से हमारे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास वो है पावर का। ठीक है? पावर। पावर की बात करें तो जो बेसिक सी डेफिनेशन है पावर की, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या हो जाएगा बच्चों? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को पी से डिनोट करते हैं और रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो इट विल बी सिंपली डब्ल्यू बाई टी, वर्क अपॉन टाइम। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए यूनिट की बात करें पावर के लिए तो द यूनिट ऑफ पावर विल बी
देखो सबसे पहले बात करें वर्क के लिए, तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम की सेकेंड। तो यूनिट ऑफ पावर विल बी जूल पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। और अगर हम बात करें, वी कैन राइट 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट के बराबर होता है। ओके। Yes, sir. यस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पावर। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे हम दो टाइप की पावर पढ़ते हैं। दो टाइप की हम पावर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक होती है हमारी, चलिए पावर टाइप्स ऑफ पावर पढ़ेंगे उससे पहले अगर हम बात करें व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए जल्दी से। जूल पर सेकेंड। तो जूल के लिए क्या होता है? m1 Sir, l2 M2 T minus 1. m1 l2 t माइनस टू डिवाइडेड बाई t। तो क्या हो जाएगा ये? m1 l2 t माइनस 3। यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों अदर यूनिट ऑफ पावर, तो अपार्ट फ्रॉम व्हाट, जो यूनिट होती है पावर की वो होती है एचपी। क्या होती है? एचपी, जिसे हम हॉर्स पावर भी कहते हैं। तो 1 एचपी इक्वल टू होता है 746 वॉट। कितना होता है 1 एचपी? एक एचपी होता है 746 वॉट के बराबर। तो एक हॉर्स पावर जनरली जो जो ओल्ड टाइम था वहां पे एक जो पावर मापी जाती थी एक हॉर्स की पावर के बराबर मापी गई। एक हॉर्स में कितनी पावर होती है? तो लगभग इतनी पावर आकी जाती थी। ठीक है बच्चों। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। चलिए तो अब हम बात करते हैं पावर की। तो टाइप्स ऑफ पावर में एक हम पढ़ते हैं एवरेज पावर। बच्चों एवरेज पावर क्या हो जाएगी? किसी भी चीज का एवरेज क्या होता है? जैसे यहाँ पे वर्क और टाइम है तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। यस और नो? एवरेज पावर इज टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। सो पी एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये हो जाएगा। फर्दर सेकंड होती है हमारी इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये सब हमने निकाला हुआ है। क्या करते थे? जो एवरेज वैल्यू होती थी उसके जगह हम क्या करते थे? जो टाइम लेते थे एवरेज में वो बहुत छोटा टाइम ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा W बाय डेल्टा टी। यस और नो? Yes, बोलिए। sir. यस, यही काम Yes, करते sir. थे। इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है। और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर होता था। यहां से हम ये वैल्यू वर्क डन की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो द इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर अपॉन टी। बच्चों डी आर बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या ये वेलोसिटी होती है बच्चों? Yes, sir. सो द इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो जब हमने चैप्टर चालू किया था हमने कहा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या दे देगा? डॉट प्रोडक्ट क्या दे देगा बच्चों? पावर दे देगा।
और पावर क्या है? एक पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो टाइप की पावर, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, दोनों के लिए हमने फॉर्मूले ऑब्टेन कर लिए कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यस सर। चलिए क्वेश्चन करें कुछ। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। देखिए बेटा किस तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमें। एक सेकंड रुक जाइए। A particle is located in one dimensional field has potential energy as a function of time। किसी भी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन इज गिवन एज ux इक्वल्स टू a अपॉन x स्क्वायर minus b upon x cube. The potential energy is given as a upon x square minus b upon x cube, where a and b are positive constant. The position of equilibrium corresponding to x is the position of equilibrium corresponding to x। x की किस वैल्यू के लिए हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी बच्चों? चलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन कब मिलेगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? वो पोजीशन जहां पे फोर्स जीरो हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पे फोर्स जीरो हो। फॉर इक्विलिब्रियम F शुड बी इक्वल्स टू जीरो। बच्चों F क्या होता है? F होता है माइनस du बाई डी एक्स। यस और नो? चलिए तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी का x डिपेंडेंट फंक्शन दे दिया है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए, कीजिए इसका डिफरेंशिएशन। आता है या भूल गए डिफरेंशिएशन करना? a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स क्यूब। चले पहले अगर हम बात करें, माइनस को कॉमन रख लेते हैं। a हमारा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस टू बाई एक्स क्यूब। यस और नो? क्या यही हो जाएगा? सॉरी, माइनस बाई एक्स क्यूब नहीं, एक्स वन हो जाएगा। इसको सिंपली देखें तो माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू, माइनस वन ही आता है ना बच्चों? यस, डिफरेंशिएशन में माइनस वन आता है। फर्दर माइनस इन बी इंटू माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री माइनस वन। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो बात? So यस the सर। f will be equals to minus of minus टू ए बाई एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री बी अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए तो फोर्स को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। चलिए रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा टू ए अपॉन एक्स क्यूब
विल बी इक्वल्स टू 3b अपॉन x रेज टू पावर 4, और यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 3b अपॉन 2a। क्या मिल जाएगी x की वैल्यू, 3b अपॉन 2a, और x की इसी वैल्यू के लिए पार्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगा। ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes. चलिए पावर से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। पावर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। द पावर ऑफ वाटर पंप इज 4 किलोवाट। द पावर ऑफ वाटर पंप इज 4 किलोवाट। द पावर ऑफ वाटर पंप इज 4 kilowatt if g is equals to if g is equals to 10 meter per second square, the amount of work, the amount of water, the amount of water it can raise, the amount of water it can raise in 1 minute, in 1 minute to a height of 20 meter, to a height of 20 meter। तो पावर हमें दे रखी है 4 किलोवाट। 4 किलोवाट मींस 4 इंटू 10⁻³ वॉट, और वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में 4 इंटू 10⁻³ जूल वर्क ये पंप करने में केपेबल है। अगर जी की वैल्यू ये ले ली जाए तो हाउ मच वाटर इट कैन रेज इन 1 मीटर टू ए हाइट ऑफ 20 सेकेंड। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर सिंपल सी बात करें, व्हाट इज पावर, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है पावर, वर्क डन अपॉन टाइम। चलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू पी इंटू टी। तो अगर ये इस रेट से वर्क कर रहा है तो 1 मिनट में कितना वर्क करेगा, द वर्क डन इन 1 मिनट विल बी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर है आपकी 4 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। कितना टाइम है हमारे पास, 1 मिनट, तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना वर्क होगा 1 मिनट में, द वर्क डन इन 1 मिनट विल बी इक्वल्स टू 240 किलो जूल। यस और नो बच्चों। 1 सेकंड में 4 किलो जूल वर्क होता है, तो 60 सेकंड में 240 किलो जूल वर्क हो जाएगा। चलिए अब ये वर्क जो हमें मिल रहा है 240 किलो जूल वर्क जो हो रहा है वो किस लिए कर रहे हैं, हम वाटर को, किसी एम अमाउंट के वाटर को 20 मीटर हाइट तक लेके जाएंगे। तो क्या वर्क किया हमने, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है, यस और नो। और ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन क्या होता है, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज mgh। यस और नो बच्चों, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज mgh। चलिए तो मान लेते हैं हम इस एनर्जी को 240 किलो जूल एनर्जी को एम मास को 20 मीटर तक की हाइट तक उठाने में यूटिलाइज करते हैं, तो mgh विल बी इक्वल टू 240 किलो जूल 10⁻³ जूल। m की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से 240 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय g इंटू h। g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 20, सो इट विल बी 240 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻³। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा ये 40 से 6 टाइम और ये 5 टाइम, तो 6/5, और वी कैन से 1.2 इंटू 10⁻³
क्या यूनिट हो जाएगी? किलोग्राम। तो कितना वाटर लिफ्ट कर सकते हैं? 1200 किलोग्राम वाटर। यस और नो बच्चों? बताइए कितना वाटर लिफ्ट किया जा सकता है इस पंप से? 1200 1200। kg. यस, 1200 kg। एंड आपको पता होगा बच्चों कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1 लीटर फॉर वाटर ओनली। और किसके लिए बात नहीं करें, 1 kg इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। तो 1200 kg विल बी इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं, फॉर वाटर। तो इट विल बी 1200 ऑफ लीटर्स वाटर कैन बी लिफ्ट बाई इट। चलिए अगर मैं बात करूं कि वन सॉरी हाफ एन आवर में, 30 मिनट में ये कितना केजी वाटर लिफ्ट कर देगा, बता सकते हैं आप? आधे घंटे में ये पंप कितना केजी वाटर लिफ्ट करने में कैपेबल है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितना वर्क करेगा टोटल पंप? ये कर रहा है पर सेकेंड, ये हो जाएगा पर मिनट, मल्टीप्लाइड बाय 30 कर देंगे। तो टोटल हाफ एन आवर के लिए टोटल वर्क डन मुझे मिल जाएगा। यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस। तो सिंपली इसको 1200 केजी को 30 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये, ठीक है। और उतना वर्क, उतना केजी मुझे वाटर लिफ्ट हो जाएगा किस साइड तक? 20 मीटर तक। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? Yes, sir. यस। चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चंस बनते हैं एक इफिशियंसी के भी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बच्चों हम नीटा से डिनोट करते हैं। किससे? नीटा से। और ये जो होती है एफिशिएंसी, इट इज पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। क्या हो जाएगा? efficiency is out ratio of, it is the ratio of power output to power input। इन दोनों का रेशियो ही हमें क्या मिल जाएगा? इन दोनों का रेशियो हमें इफिशियंसी दे देगा। अब जैसे मान लीजिए उस ऊपर वाले क्वेश्चन में एफिशिएंसी की बात करता हूं कि उस पंप की इफिशियंसी 50% है। अगर इफिशियंसी 50% है तो नीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 50/100। अगर मान लीजिए इफिशियंसी 50% है तो हम नीटा की वैल्यू क्या लेंगे? 50/100, 0.5 के बराबर लेंगे। अगर हमें दे दी जाए कि इफिशियंसी इज 80%, तो नीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? बताइए। अगर इफिशियंसी 50% है तो जो यहाँ पे नीटा ले रहे हैं n, वो क्या हो जाएगा? 50/100, 0.5। अगर इफिशियंसी बोला जाए किसी क्वेश्चन में कि इफिशियंसी 80% है तो नीटा की वैल्यू क्या ले लोगे? 0.8 ले लोगे, हाँ या ना? Yes, sir. यस, नीटा की वैल्यू 0.8 ले लोगे। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा से करता हूं। सेम क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे इफिशियंसी दे देता हूं मैं। चलिए, ये सेम क्वेश्चन, द पावर ऑफ पंप इज 4 kg वाट। ये पावर ऑफ पंप है, ये क्या है? हम इनपुट पावर दे रहे हैं। देखो क्या होता है, एक होता है इनपुट पावर। इनपुट पावर कैसे? जैसे पंप वर्क कर रहा है तो पंप वर्क कराने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। अब जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, जितनी पावर की इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, जरूरी थोड़ी उतना ही वर्क हो, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी फ्रिक्शन में या हीट में या फिर साउंड में, इनमें भी वेस्ट हो रही है। तो जो आपको आउटपुट मिल रहा है
वो इनपुट से कम मिलता है, और इनका रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो इस केस में जो इनपुट पावर है वो 4 किलोवाट है, इफ जी इक्वल्स टू इतना, एंड efficiency of pump is and efficiency is 50%, then सेम क्वेश्चन है चीज, मैंने बस केवल यहाँ एफिशिएंसी का एंगल डाल दिया है कि अगर पंप की इफिशियंसी केवल 50% है, देन हाउ मच वाटर इट कैन रेज इन 1 मीटर टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर इज। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इफिशियंसी 50% है, मतलब नीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 50/100, 0.5। और नीता क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यहां से आउटपुट पावर क्या मिलेगी, पंप के लिए जो आउटपुट पावर हो जाएगी इट विल बी 0.5 इंटू इनपुट पावर। इनपुट पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास इनपुट पावर है 4 किलोवाट, तो आउटपुट पावर विल बी 2 किलोवाट। मतलब जो पंप हमें काम करके देगा वो कितना देगा, वो 2 किलो जूल पर सेकेंड का काम करके देगा। यस और नो बच्चों। सो द पी आउट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब सेम काम में वापस कर देता हूं कि जो आउटपुट पावर है इट इज वर्क डन अपॉन टाइम, mgh/t। ठीक है जी, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी p आउट इंटू टी अपॉन gh। कितनी आउटपुट पावर मिल रही है, 2 किलोवाट, या 2 × 10⁻³ जूल। कितना टाइम है हमारे पास, 1 मिनट या 60 सेकेंड का, डिवाइडेड बाय जी एच। जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 20। सो यहाँ से द मास ऑफ वाटर लिफ्ट विल बी इक्वल्स टू, देखो इससे ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी 6 × 10⁻, ये 10 है, ये 3 पावर है, तो इंटू 100। अब ये लिफ्ट करेगा केवल और केवल 600 केजी ऑफ वाटर, और इसे हम लिख सकते हैं 600 लीटर। तो इफिशियंसी, अगर आप इफिशियंसी डाल दोगे तो यहाँ पे अब वर्क कम हो जाएगा। तो पहले अगर इफिशियंसी, जब अगर इफिशियंसी दे ही नहीं रखी तो हम क्या मानेंगे, 100% इफिशियंसी मानते हैं, और अगर इफिशियंसी दे दी तो अब आउटपुट पावर जो होगी वो इनपुट से कम होती है बच्चों। क्लियर है बात। Yes, sir. यस, चलिए एक अगला क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी हमें दे रखी है v इज इक्वल्स टू 5i प्लस 2j माइनस k मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गई पार्टिकल की वेलोसिटी, और जो पार्टिकल पे फोर्स एक्ट कर रहा है इट इज 2i प्लस 5j माइनस 10k। ये पार्टिकल पे फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों। व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस पावर। अब ये तो आप भी बता सकते हैं, क्या होती है इंस्टेंटेनियस पावर। द इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल्स टू F.V, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, बताइए क्या हो जाएगी फिर। The 30 watt. 30 वॉट। बेटा आपने एक ये, चलिए ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं।
एफ डॉट वी हमें करना था। एफ की वैल्यू की बात करें तो इट इज 2i केप प्लस 5j केप माइनस 10k केप डॉट 5i केप प्लस 2j केप माइनस k केप। चलिए डॉट प्रोडक्ट में i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल बी 2 इंटू 5 10, फर्दर j का j से, तो 5 इंटू 2 10, एंड इट विल बी माइनस 10 इंटू माइनस 1 10, 30 वोट। सो द इंस्टेंटेनियस पावर इज 30 वोट। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, आप ही के लिए है। द पावर ऑफ ए पंप विच कैन पंप, a pump can lift, a pump can lift 500 kg of water to a height of, can lift 500 kg of water to a height of 100 meter in 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में 500 kg वाटर को 100 मीटर तक लिफ्ट कर सकता है। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप, कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप, बताइए बच्चों। 5 into 10 की पावर 4 वॉट। 5 इंटू 10 4। 4 वोट। ठीक है बेटा, क्या किया? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, यही किया। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। चलिए वर्क डन क्या होता है यहाँ पे, mgh के बराबर है वर्क डन। ठीक है, mgh अपॉन टी। m की वैल्यू कितना मास लिफ्ट किया है, 500 kg का मास लिफ्ट किया है। g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट आ जाएगा, तो पावर विल बी 5 इंटू 10⁴ जूल पर सेकेंड, जिसे हम 50 किलो वाट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगी पावर, 50 किलोवाट। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। चलिए यहाँ पे फर्दर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन इफ efficiency of pump is, in above question if efficiency of pump is 75%, then what will be, then what will be the rated power of pump? अगर पंप की इफिशियंसी 75% ही है तो रेटेड पावर क्या हो जाएगी? देखिएगा बच्चों, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो हमें पावर मिल रही है 50 किलोवाट, एक्चुअली ये कौन सी पावर है? ये इनपुट पावर है या आउटपुट पावर है? ये कौन सी पावर कहलाएगी? जो वर्क हमें एक्चुअल में मिल रहा है, इट इज द आउटपुट पावर। यस और नो? यस सर।
Yes, this one is the output power. So the P out is 50 kilowatt. We need to calculate the रेटेड पावर, और रेटेड पावर क्या होती है? रेटेड पावर होती है इनपुट पावर. सो द इफिशियंसी इज इक्वल्स टू पी आउट अपॉन पी इन. इफिशियंसी हमें दे रखी है 75%, सो इट विल बी 75 अपॉन 100 विल बी इक्वल्स टू 50 अपॉन पी इन. क्या मिल जाएगी बताइए? इनपुट पावर ही रेटेड पावर होती है. सो इट विल बी 50 इंटू 100 अपॉन 75. 25 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा. इट विल बी 200/3 किलोवाट. सो द रेटेड पावर फॉर द पंप विल बी 200/3 किलोवाट. ये रेटेड पावर होगी. और 75 इफिशियंसी के बाद हमें कितनी मिलेगी? 50 किलोवाट पावर मिल जाएगी बच्चों. ओके. यस सर. यस. चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, टाइम है अभी हमारे पास. लास्ट क्वेश्चन. अ पंप इज यूज्ड टू पंप अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. अ पंप is used to pump a liquid of density row through pipe of through a pipe of cross sectional area A with velocity v. with velocity v. तो एक पंप है जो रो डेंसिटी के लिक्विड को, एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उस पाइप से v वेलोसिटी से किसी लिक्विड को फ्लो करवाता है. इस पूरी प्रोसेस में द एवरेज पावर ऑफ पंप हमें कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट द एवरेज पावर ऑफ पंप. कैलकुलेट द एवरेज पावर ऑफ पंप. चलिए देखिए, पावर की बात करें, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या होता था बच्चों? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम. यस और नो? बच्चों क्या होता है ये एवरेज पावर? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम होती है. अब यहाँ पे हम बात करें, देखो अभी तक जिन क्वेश्चन को हमने किया वहां पे हम पंप से वाटर को लिफ्ट कर रहे थे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो रही थी, तो वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा था. यहाँ पे वाटर को फ्लो करवाया जाता है, मतलब उसको मूव कराया जा रहा है, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है. तो वर्क किस फॉर्म में किया जा रहा है? एज ए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी. क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो रेट ऑफ डूइंग या रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पावर क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी. चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें, m जो होता है बच्चों, m क्या होता है? मास. मास को हम क्या लिख सकते हैं? क्या मास को हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं बच्चों? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. सो द मास विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम. यस और नो? ये क्या है हमारा पास? वॉल्यूम है बच्चों. मैं लिख ही देता हूं, चलो. मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब देखो बच्चों, डेंसिटी है रो, वॉल्यूम को फर्दर क्या लिखा जा सकता है? एरिया इनटू लेंथ. यस और नो? वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिखा जा सकता है. किसी भी पाइप से जिससे वाटर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और किसी लेंथ से, मान लीजिए कोई लेंथ है, उस लेंथ में जो लिक्विड होगा, तो वहां पे मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ. ठीक है जी. चलिए अब ये m की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो द p एवरेज विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू रो ए एल वी स्क्वायर अपॉन टी. तो यहां से आप देखोगे ये हो जाएगा हाफ रो
ए वी स्क्वायर एल बाई टी, और एल बाई टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, ये क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ से एवरेज पावर क्या मिल जाएगी हमें, हाफ रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, ये हो जाएगा वी क्यूब। तो क्या हो जाएगी बच्चों इसके लिए एवरेज पावर, द एवरेज पावर विल बी इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यूब। क्लियर है बात, इज इट ओके? चलिए काफी है आज के यस लिए बच्चों। सर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे कोलिजन के बारे में बच्चों, अच्छा टॉपिक है कोलिजन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो कल इसकी कोलिजन की क्लास करेंगे। मीनवाइल आप पावर तक के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर। यस थैंक सर। यू, थैंक यू। थैंक यू सर।